बैठ जाइए। आपको स्टार्ट क्या करना है, प्लांट रेस्पायरेशन देखते हैं, ठीक है। ओपन करिएगा, सब लोग रिस्पांस भी देते रहिएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्लांट रेस्पायरेशन, ठीक है, ये टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफिनीशन किसका, रेस्पायरेशन की डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो रेस्पायरेशन की डिफिनीशन में आपको बताया गया था, ठीक है। तो कैसा प्रोसेस होता है यह, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है, तो आप लिखेंगे क्या कि द प्रोसेस, क्या लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन। क्लियर हो गया, मतलब कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, फूड मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एज ए रिजल्ट क्या क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या हो गया, प्रोड्यूस्ड होगा ना, एंड एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज्ड होगी। क्लियर हो गया। अब इतना जानने के बाद फिर अगला एक टॉपिक हमको आपको डिस्कस करना है, जो स्पेशली आपको पढ़ना है इस टॉपिक में, वो क्या पढ़ाया जाएगा, सेलुलर रेस्पायरेशन। अब इसकी क्या डिफिनीशन हो जाएगी, सेलुलर रेस्पायरेशन, हाँ तो सब कुछ वही चलेगा, बट कहाँ ब्रेक डाउन हो, सेल के अंदर। क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे डिफिनीशन, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद इन सेल। अगर सेल के अंदर अगर वहां पे फूड का ब्रेक डाउन किया जाता है तो नोन एज क्या कहलाएगा, सेलुलर रेस्पायरेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब इस सेलुलर रेस्पायरेशन के कुछ फीचर भी हैं ना, तो फीचर का पहला फीचर क्या है, क्या बताया आपने, वो तो स्टेप्स हो गए, यानी इसके फीचर्स हमको क्या क्या जानना है कि सेलुलर रेस्पायरेशन में। तो जैसे एक फीचर आप पढ़ते हैं तो हमने आपको बताया, फिर क्या बताएंगे, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है ना। क्यों एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, तो आप बताएंगे बिकॉज क्या रिलीज होगी, एनर्जी, यानी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होगी। ठीक है। और जब जहां पे एनर्जी रिलीज होती है तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउन हिल प्रोसेस कहेंगे। कैसा प्रोसेस कहेंगे, डाउन हिल प्रोसेस के नाम से जाना जाएगा। कैसा प्रोसेस हो गया, डाउन हिल प्रोसेस हो गया। क्लियर। फिर अगला इसकी क्या स्पेसिफिक फीचर है, एम्फीबोलिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एम्फीबोलिक प्रोसेस होगा। ठीक है। एम्फीबोलिक प्रोसेस का मतलब कि जब रेस्पायरेशन चलता है तो दोनों प्रोसेस चलेगा। कौन कौन सा प्रोसेस चलेगा, एक आपका क्या हो जाएगा, कैटाबोलिज्म ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, एनाबोलिज्म। ठीक है। तो रेस्पायरेशन में कैटाबोलिज्म भी चलता रहता है और एनाबोलिज्म, इसलिए इसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, एम्फीबोलिक प्रोसेस कहेंगे। तो कैटाबोलिज्म कैसा प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। क्लियर। और एनाबोलिज्म कैसा है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। जहाँ पे क्या होगा, कोई चीज बनेगा, निर्माण होगा, तो कौन सा प्रोसेस हो गया, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया। क्लियर हो गया। ये थे स्पेसिफिक फीचर्स किसके, सेलुलर रेस्पायरेशन के। क्लियर हो गया। अब फिर जब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पायरेशन कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के हैं। ठीक है। तो रेस्पायरेशन कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के हैं। नाम क्या क्या हो जाएगा, एक रेस्पायरेशन आपका क्या होगा, एरोबिक रेस्पायरेशन, दूसरा क्या हो जाएगा, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। क्लियर हो गया। एक एरोबिक रेस्पायरेशन, दूसरा एनएरोबिक रेस्पायरेशन।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहेंगे? हाँ, तो आप क्या लिखेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी जब फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? आपका एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें? दूसरा इसमें क्या बताएंगे? जब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? और अगला क्या होगा? इसमें फूड मटेरियल का क्या होता है? कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे? फूड मटेरियल जो होगा, क्या होगा? फूड मटेरियल उसका होगा कंप्लीटली, क्या बताएंगे? ऑक्सीडाइज्ड होंगे। ऑक्सीडाइज का मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अगला इसके क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया होंगे? इसमें क्या होगा? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज होगा? एनर्जी। ठीक है, यानी लार्ज अमाउंट में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। कितना आपको बताया जा सकता है? 36 या 38, दोनों कंडीशन आपको बाद में डिस्कस किया जाएगा कि कब 36 होगा, कब 38 होगा। क्लियर हो गया? अब इसका जब इक्वेशन आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? C6H12 O6 प्लस 6O2, तो क्या बन जाएगा? 6CO2 6H2O बन जाएगा प्लस एनर्जी ना, कितना लिख लेंगे? 38। क्लियर हो गया? और 36 क्या है ये? ATP। क्लियर हो गया? रिलीज होगा। एनारोबिक की डिफिनीशन जब हम लोग लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? तो सब कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन चलेगा तो आप क्या लिखेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ फूड किसके एब्सेंट में? इन एब्सेंट ऑफ O2। क्लियर हो गया? O2 के एब्सेंट में अगर फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो फूड मटेरियल होगा पूरी तरीके से ब्रेक होगा नहीं, तो यानी जो फूड मटेरियल होंगे वो क्या होंगे? इनकम्प्लीटली, हाँ क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्लियर? कैसा होगा? इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी कैसे रिलीज होगी? जो यहाँ पे एनर्जी जो होगी रिलीज होगी कितनी? लेस अमाउंट में। वो लेस अमाउंट कितना होगा? 2 ATP। कितना रिलीज होगा? केवल 2 ATP यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर हो गया? इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? C6H12 O6। फिर ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे हाँ एथिल अल्कोहल भी बन सकता है ना, क्योंकि अभी आपको आगे पढ़ा एथिल अल्कोहल, या फिर क्या बन सकता है? लैक्टिक एसिड बनेगा, प्लस और क्या बनेगा? CO2 बनेगा, प्लस और क्या बनेगा? H2O का फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ पे फूड मटेरियल क्या होंगे? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होंगे। क्लियर हो गया? अब इसके जब आप पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल, एनारोबिक का एग्जाम्पल में क्या देंगे? जैसे ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में कौन सा? लैक्टोबैसिलस। क्लियर हो गया? हाँ, और कहाँ प्रेजेंट होगा? मसल्स में। कब? की कंडीशन आएगी जब ड्यूरिंग ओवर एक्सरसाइज, जब ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे ईस्ट और लैक्टोबैसिलस पाया जाएगा। ओवर एक्सरसाइज में मसल्स भी में क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए क्या लगती है आपको? थकान, यानी जो फैटिक कंडीशन आएगा किसके कारण? लैक्टिक एसिड के बढ़ने के कारण। क्लियर हो गया? फिर इतना जानने के बाद फिर अगला टॉपिक हम लोग इसी में छोटा सा फिर पढ़ेंगे, वो क्या होगा? रेस्पिरेटरी सबस्टेट। क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्टेट पढ़ते हैं।
तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की क्या डिफिनेशन होगी? द सबस्ट्रेट व्हिच आर यूज्ड एज ए फ्यूल इन रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? तो क्या डिफिनेशन हो जाएगी? द सबस्ट्रेट व्हिच आर यूज्ड एज ए फ्यूल इन रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? तो नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाएगा। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स ना, क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो जाएगा और फैट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब जब आपको बताएगा तो मेन इसमें से कौन सा यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर कभी कभी ऑप्शन दे दे कि मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल आपका क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा? मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल। यही क्या हो जाएगा? मेन रेस्पिरेटरी, यानी यही होगा ऑप्शन में, ये हो सकता है। और जब रेस्पिरेटरी फ्यूल के रूप में कार्बोहाइड्रेट अथवा फैट यूज होगा तो उसको हम लोग कौन सा रेस्पिरेशन कहते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहेंगे। अगर आपसे आ गया कि व्हाट इज द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, तब बताएंगे कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट फैट अगर यूज किया जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाएगा। क्लियर? अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में किसको यूज किया जा रहा है? प्रोटीन को रूप यूज किया जाएगा तो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मिक क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें? ये था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेशन की डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन के कुछ फीचर्स। क्लियर हो गया? चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन जो इस प्रोसेस होता है कितने स्टेप पे कंप्लीट होगा? कुल 4 स्टेप में आप डिस्कस करते हैं। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। चलिए तो आगे उसको डिस्कस किया जाए। तो आगे हम लोग देखेंगे जो रेस्पिरेशन आपका प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ठीक है, कंप्लीटेड होता है, कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप में। कुल कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? जो ओवरऑल रेस्पिरेशन जब हम लोग पढ़ते हैं या कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? सॉरी, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होगा वो कुल कंप्लीट होगा कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। अब उस 4 स्टेप कौन कौन से होंगे? पहला क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा क्या हो जाएगा? लिंक रिएक्शन। तीसरा क्या हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल। चौथा क्या होगा? ETS एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? तो इतने स्टेप में ये प्रोसेस क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया? तो एक एक स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन की डिफरेंस, ग्लाइकोलिसिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ग्लाइकोलिसिस। तो क्या डिफिनेशन होगी? तो ग्लाइकोलिसिस क्या प्रोसेस होता है? पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिफिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैसा ब्रेक डाउन होगा? यहाँ पे पार्शियल ब्रेक डाउन होगा, यानी क्योंकि ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल
टूट करके पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल्स बना लेंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलिसिस कहलाएगा। क्लियर हो गया इतना? फिर अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रोसेस किसने खोजा था? 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के खोजा था ना। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? डिस्कवर्ड बाय, कौन कौन थे? इम्बेडन, दूसरे कौन थे? मेयरहाफ एंड थर्ड पार्नास। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय इमेडन, मेयरहाफ एंड पार्नास, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो नोन एज EMP पाथवे। क्या कहलाएंगे? EMP पाथवे कहलाएगा। क्लियर हो गया? फिर ये जो प्रोसेस होता है दोनों में कॉमन है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दोनों में कॉमन है। तो क्या लिखेंगे? इट इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी दोनों में क्या होगा? ये कॉमन होगा। क्लियर हो गया? यानी चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। क्लियर हो गया इतना? फिर कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 10 स्टेप में। तो क्या लिखेंगे? इट इज कंप्लीटेड होती है इन 10 स्टेप में। कुल कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। और इसको 10 स्टेप से जानने से पहले एक स्टेप और जानेंगे, कहाँ पाया जाएगा? तो अगला लिख लेंगे इट इज अकर इन, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल। यानी कोई भी अगर लिविंग सेल होगी तो उसके लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म में यह प्रोसेस पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे को 10 स्टेप कौन कौन से हैं जहां पे यह प्रोसेस 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वहां पे इसको लर्न करने के लिए तो टोटल कितने नाम लर्न करने होते हैं? 5 नेम। कितने नेम? 5। कौन कौन 5 नेम? एक ग्लूकोज नाम याद रखना है, दूसरा फ्रैक्टोज नाम याद रखना है, तीसरा फास्फोग्लिसरल्डिहाइड को नाम याद रखना है, 3 हो गया, चौथा फास्फोग्लाइसेरिक एसिड को याद रखना है, लास्ट में फिर पायरुविक एसिड। टोटल 5 नेम। क्लियर हो गया? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड एंड पायरुविक एसिड। क्लियर हो गया? तो वहां पे जब लर्न करने के बाद तो ग्लूकोज कितनी बार आएगा? 2 बार। फ्रैक्टोज कितनी बार आएगा? 2 बार। ग्लिसरल्डिहाइड कितनी बार आएगा? 2 बार। लेकिन फास्फोग्लाइसेरिक एसिड कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। फिर पायरुविक एसिड 2 बार आएगा। क्लियर? तो चलिए उस स्टेप को हम लोग देखते हैं कौन कौन सा स्टेप है और फिर उससे रिलेटेड कौन सा एंजाइम वहां पे इन्वॉल्व होगा। तो पहला क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। किस में ब्रेक होगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। फिर किस में ब्रेक होगा? फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में। फिर किस में कन्वर्ट होगा? हाँ, तो फ्रैक्टोज 1,6 डाई फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर किस में कन्वर्ट होगा? 3 फास्फो ग्लाइसरल डिहाइड हो गया ना। और इसी में आपको एक आइसोमर कभी कभी और लिखा जाता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, इसी का आइसोमर है ये। क्लियर? और 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से फिर क्या बनेगा? 1,3 डाई फास्फो, हाँ, ग्लाइसरल डिहाइड बन गया। फिर इससे क्या बनेगा? 1,3 डाई फास्फो ग्लाइसेरिक एसिड बनेगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा? 3 फास्फो ग्लाइसेरिक एसिड बन गया। फिर क्या बनेगा? 2 फास्फो
ग्लाइसेरिक एसिड बनेगा। फिर क्या बनेगा? 2-फॉस्फो इनाल पायरूबिक एसिड बनेगा। और लास्ट में क्या बनेगा? 2-पायरूबिक एसिड बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये टोटल कुल कितने स्टेप हो गए? 10 स्टेप हो गए। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग हम लोग कर लेंगे। कौन कौन सा है? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10। टोटल कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 10 स्टेप में कंप्लीट होगा। फिर आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट एंड जो थर्ड स्टेप होगा, कौन कौन सा स्टेप? फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप क्या होगा? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या हो गया? यूटिलाइज्ड होगा ना। तो चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं कहाँ पे। यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक एटीपी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। यानी एटीपी जब ब्रेक होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। क्लियर हो गया? और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में भी यहाँ पे भी क्या होगा? एक एटीपी यहाँ पे भी यूज होगा, तो एटीपी कन्वर्ट हो जाए किस में? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। इतना याद रखना है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया दूसरा क्या लर्न करना है? 7 एंड 10 स्टेप। 7 एंड यानी जो 7th स्टेप था और 10th स्टेप है, तो वहाँ पे क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या होंगे? वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होंगे। क्लियर हो गया? तो 7 स्टेप हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? 2 ATP यहाँ बनेगा। किससे? 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट से। 10 स्टेप हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ भी क्या बनेगा? 2 ATP प्लस बनेगा। किससे बनेगा? 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट से। तो फिर आपको हमने बताया था कि जहाँ पे एटीपी या तो प्रोड्यूस हो रहा हो या यूटिलाइज्ड हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा? काइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम लर्न करेंगे? ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा? काइनेज। अब काइनेज उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ब्रेक हो रहा होगा उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर अंत में क्या लगा देंगे? काइनेज लगा देंगे। तो देखिए कौन सा प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है? तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा कौन सा शुगर है? हेक्सोज शुगर है, यानी 6 कार्बन वाला ना। और थोड़ा सा और जानकारी के लिए जानकारी ये रखना है कि यहाँ से ग्लूकोज से ले करके फ्रैक्टोज तक कितने मॉलिक्यूल थे? 1 मॉलिक्यूल होते हैं। कितने कार्बन वाले? 6 कार्बन वाले होते हैं। और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से पायरूबिक एसिड तक कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने कार्बन? 3 कार्बन कंपाउंड्स होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपने देखा तो ग्लूकोज कौन सा शुगर है? हेक्सोज शुगर है, तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज। क्या हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज हो जाएगा। फिर फ्रैक्टोज ब्रेक हो रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा? फास्फोरस भी लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा? फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेज यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ भी काइनेज। फिर हम लोग 7 स्टेप पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे एटीपी बन रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा? काइनेज एंजाइम होगा। अब ब्रेक क्या हो रहा है? फास्फोग्लाइसेरिक एसिड बन रहा है ना, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? फास्फोग्लाइसिरोकाइनेज। क्या हो जाएगा? फास्फोग्लाइसिरोकाइनेज, यानी फास्फो है, ग्लाइसेरिक है, तो ग्लाइसिरो हो गया, लास्ट में काइनेज। तो काइनेज आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट स्टेप में क्या है? पायरूबिक एसिड है, तो पायरूबिक एसिड को हम पायरूवेट भी कह सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? या पूरा नाम ही पायरूबिक एसिड काइनेज ही लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? पायरूबिक एसिड काइनेज। क्लियर हो गया?
ये याद रखना है। तो 5 स्टेप पे एंजाइम के नेम हो गए। फिर इसके बाद तो यहाँ पे जब देखेंगे 6 जो स्टेप है, कौन सा स्टेप? 6 स्टेप। तो 6 स्टेप पे क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा? NADH2। यहाँ पे क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। 6 स्टेप पे क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनेगा। तो 6 स्टेप कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या बना देंगे? 2 मॉलिक्यूल NADH2 को बना देंगे NADH2। किससे बनेगा? 2NAD प्लस से। और फिर आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे NADH2 बनेगा तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा? डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम होगा? डिहाइड्रोजिनेस। चलिए नाम लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड ना। और लास्ट में फिर क्या लगा देंगे? डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर? ये कुल 6 स्टेप पे एंजाइम के नाम ऐसे सिंपल वे में आप लर्न कर लेंगे। क्लियर हो जाएगा? फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेप को चेक करते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या नाम है? ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो दोनों का फार्मूला क्या है? सेम है। इसका मतलब ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। और जब कोई आइसोमर में कन्वर्ट होता है तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? आइसोमेरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोमेरेज। क्लियर? बाकी के लिए हमने आपको एक ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है? एक बार डिस्कस किए थे ना आपको। तो क्या लिखेंगे? इसको याद रखिएगा। अब इसका फुल फॉर्म आपको तैयार करना होगा ना। तो ई का मतलब क्या हो गया? इनोलेस। क्या हो जाएगा? इनोलेस। एम मीन्स म्यूटेस। एम मीन्स H मीन्स फास्फोरिक एसिड। ए का मतलब एल्डोस। क्लियर? अब इस चारों एंजाइम का नाम याद रखना है। अब जहां पे आपको खाली दिख रहा है उसी पे आपको रख देना है। कहां से स्टार्ट करना है? नीचे से। कहां से भरेंगे? नीचे से। तो यहाँ पे 9th स्टेप खाली है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनोलेस हो गया। फिर 8 स्टेप खाली है तो क्या हो जाएगा? म्यूटेस। अगर आप देखेंगे तो म्यूटेशन हो रहा है क्योंकि 3 फास्फोग्लाइसेरिक एसिड से किसमें हो जा रहा है? 2 फास्फोग्लाइसेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब जो फास्फोरस ग्रुप होगा पहले 3rd कार्बन पे रहा होगा, अब कहाँ पहुंच गया? 2nd कार्बन पे आ गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या चल रहा है? म्यूटेशन चल रहा है। एंजाइम का नाम म्यूटेस। यहाँ पे है, यहाँ पे। फिर 5वें स्टेप पे खाली है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा? तो यही एक ऐसा स्टेप है जो नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे एंजाइम का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा। अब देखिए 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पे यानी था तो वहां से फिर 8 फास्फोरिक एसिड और जोड़ने पे क्या नाम हो गया? 1,3 डाइफास्फो में कन्वर्ट हो गया। तो 2 फास्फोरस ग्रुप आ गए। क्लियर? और बाकी 4th स्टेप पे क्या बच रहा है? एल्डोस। क्या हो जाएगा? एल्डोस क्या करता है कि फ्रक्टोज को ब्रेक करता है, तोड़ देता है। किसमें? 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में, या एक मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बताएंगे, या एक मॉलिक्यूल किसके बनाएंगे? डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट के मॉलिक्यूल बनेगा और फिर आगे का प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया ग्लाइकोलिसिस की डिफिनेशन में? तो ये ग्लूकोज था, ब्रेक हो करके कितने मॉलिक्यूल बनाया? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन किया। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपने किसी स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है? नहीं। तो यानी ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। कहीं पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चलता है तो कहीं भी ऑक्सीजन भी यूज नहीं होता है। क्लियर हो गया? कुल कितने एटीपी बन रहे हैं? 4 एटीपी 7 स्टेप और 10 स्टेप में। तो दो यहाँ पे टोटल कितने एटीपी बन रहा है? 4। लेकिन कितना आपको कंज्यूम या यूटिलाइज हो जा रहा है? 2। तो टोटल गेन कितना हो रहा है आपको? 2। तो अगर पूछा जाए आपसे तो टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड, अगर क्वेश्चन क्या लिखा जाए? टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस।
तो ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, तो कितना बताएंगे, 4 एटीपी। लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन आपको रखा जाएगा, कब, ठीक है, इन एनारोबिक कंडीशन में। कौन से कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में अगर पूछा जाए तो कितने एटीपी बनेंगे, 4 एटीपी बनेंगे। क्लियर हो गया। और कितने एटीपी यूज्ड होते हैं, यूज्ड एटीपी कितना होगा, 2 एटीपी। तो टोटल गेन कितना हो गया, टोटल गेन कितना बताएंगे, 2 एटीपी का। क्लियर हो गया। तो टोटल आपको गेन प्राप्त कितना हो रहा है, 2 ही, बन तो 4 रहा है लेकिन 2 यूज हो जा रहा है, तो इसलिए कितना आपको गेन हो रहा है, 2 एटीपी। ये सब कौन से कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में। लेकिन अगर यही आपको ऑप्शन मिल जाता, एरोबिक कंडीशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एरोबिक कंडीशन में अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनेंगे, तो कितना बन जाएगा तब, 38। वहाँ पे कितने बनेंगे, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जब प्रोसेस चलेगा आपका, तो कितना होगा, टोटल प्रोड्यूस कैसे बताएंगे, टोटल प्रोड्यूस्ड एटीपी, तो कितना हो जाएगा, 10 एटीपी हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा, 10 एटीपी। कैसे हो जाएगा, 4 एटीपी तो आपको दिख रहा है 7 और 10 स्टेप पे, और प्लस आपको 6 स्टेप पे क्या है, 2NADH2 है। और ये कहाँ जाएगा, जब एरोबिक कंडीशन होगा तो ETS में प्रवेश करेगा, यानी जब एरोबिक कंडीशन है तो वहाँ पे ETS भी पाया जाएगा, और जब ETS पाया जाएगा तो ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होने से तो एक NADH2 से कितना ATP बनेगा, 3 ATP बनेगा। तो कितना NADH2 है, 2 है, तो टोटल कितना हो गया तब, 6 ATP हो गया। तो टोटल मिला करके 10 ATP बनेगा। कब, एरोबिक कंडीशन जब आपको ऑप्शन मिल जाए तब, ठीक। अगर एनारोबिक दे देगा तब वहाँ पे 4 बनाएंगे, 2 गेन होगा। क्लियर हो गया इतना। तो टोटल प्रोड्यूस कितना हो गया, 8। टोटल यूटिलाइज्ड कितना हुआ, यूटिलाइज कितना हुआ, यूटिलाइज्ड 2 एटीपी। कितने यूटिलाइज्ड होंगे, पहला स्टेप और थर्ड स्टेप पे। तो अब यहाँ पे टोटल गेन कितना हो गया, टोटल गेन कितना हो गया वहाँ पे, 8 एटीपी। कैसे 8 एटीपी आएगा, तो 10 एटीपी माइनस 2 एटीपी जो यूज हो गया, 8 एटीपी हो गया। क्लियर हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, बताइए, CO2 रिलीज होगी, CO2 रिलीज्ड नहीं होगी ना। तो ग्लाइकोलिसिस में कोई भी स्टेप पे CO2 रिलीज नहीं होगी, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, O2 वहां पे यूज्ड होगा, नहीं होगा। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे आपको बताया गया कि एटीपी जो बनते हैं कहाँ बन रहा है, साइटोप्लाज्म बन रहा है, विदाउट ETS बन रहा है। तो क्या नाम हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन चल रहा है ना। तो एक यहाँ से फिर क्वेश्चन आएगा कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन तो कितने स्टेप पे पाया जा रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या है ये, डिफिनीशन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विदाउट ETS, यानी जब बिना ETS के ही अगर एटीपी बन जाए तो क्या कहलाएगा आपका, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। कौन कौन से स्टेप पे पाया जाएगा, तो लिखेंगे इट इज अकर इन 7th and 10th स्टेप पे। कौन कौन से स्टेप पे चलेगा,
यानी कि वहाँ पे एटीपी कहाँ कहाँ बन रहा है, 7 स्टेप पे बन रहा है और 10 स्टेप पे, और डायरेक्ट बन जा रहा है, विदाउट ईटीएस बन जा रहा है, तो इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्लियर हो गया। एक दो और आपने पढ़ के आए होंगे, एक क्या होता है फोटो फास्फोराइलेशन, एक और होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्लियर हो गया। तो फोटो फास्फोराइलेशन क्या है, लाइट के प्रेजेंस में, यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या कहलाएगा, फोटो फास्फोराइलेशन कहलाएगा। क्लियर। एक और एटीपी बनता है ईटीएस के थ्रू, यानी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चलेगा, तो वहां पे क्या बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाएगा। क्लियर। चलिए फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, लिंक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे। तो आज इतना ही, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए बस करिए। 3, 2, 1 जय